हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, स्वागत है आपका फिर से एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने जा रहा है क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे। चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12 बायोलॉजी, और इसमें आपको हम लोग आज पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव। पहला वाला लेक्चर आपका कॉन्ट्रासेप्टिव का, उसके बाद एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, फाइनली हार्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये 3 टॉपिक अगर आप इस चैप्टर से पढ़ लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा भी 2-3 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे गेम नहीं करेगा तो इन्हीं 3 टॉपिक से आपको मिल जाएंगे 2 या 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स को पहले पढ़ते हैं, शुरू करते हैं समय बचाते हुए, क्योंकि समय हम लोग के पास केवल अब 57 डेज है। चलिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं क्या? गर्भ निरोधक। दे आर द डिवाइसेस, ये इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के यंत्र हैं या इस तरह की युक्तियां हैं विच प्रिवेंट कॉन्सेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट इंटरफेयरिंग इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल इन एनी वे, जो कि गर्भाधान नहीं होने देती, कंसीव नहीं करने देंगी लेडी को। कुछ ऐसी युक्तियाँ, कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसे डिवाइसेस जो यूज़ किए जा रहे हैं किस चीज़ के लिए? टू प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन, कंसीव ना करे लेडी, विदाउट इंटरफेयरिंग इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल इन एनी वे, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडिविजुअल की इफ़ेक्ट नहीं होगी, उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं करना, लेकिन हमने कुछ इस तरह के डिवाइसेस, कुछ इस तरह की युक्तियाँ यूज़ करनी है कि लेडी कंसीव ना हो, जो हमारा मतलब कि मोटिव है। हमारा मोटिव ये है कि कॉन्सेप्शन ना हो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या विशेषताएं होनी चाहिए? कोई गर्भ निरोधक अगर कोई लेडी यूज़ कर रही है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए, क्या उसमें गुण होने चाहिए? इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यूज़र फ्रेंडली। सबसे पहली बात तो जो इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए वो फ्रेंडली का मतलब है कि उसको कुछ हार्म ना कर रहा हो, कंफर्टेबल हो, इजी टू यूज़ हो, आरामदेह हो और आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता हो। एब्सेंस ऑफ साइड इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो कॉन्ट्रासेप्टिव का जो यूज़ किया जा रहा है। रिवर्सिबल, दैट इज़ व्हेन द यूज़र वांट्स टू कंसीव इट शुड बी इजी टू इंटरप्टेड। तो मानिए कोई हस्बैंड वाइफ है, शर्मा जी, शर्मा दंपत्ति या खान साहब, इन्होंने सोचा कि हम कोई ऐसी टेक्निक, कुछ भी ऐसा इस्तेमाल करें गर्भ निरोधक कि जिससे अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए अपनी फैमिली में, लेकिन आज से 4 साल बाद थिंग्स गेट बेटर। जो उनकी प्रॉब्लम्स थी या जो उनका सोच था, जो भी नज़रिया था, प्रॉब्लम ना कहिए, जो भी नज़रिया था कि बच्चा नहीं चाहते थे, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई और उन्होंने सोचा आज की तारीख में हम फैमिली को अपनी एक्सपेंड करें, एक बच्चा करते हैं। तो अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ छोड़ दें, डिसकंटिन्यू करें, तो लेडी जो है कंसीव कर सके। तो ये है इसका कहानी। रिवर्सिबल का कहने का मतलब ये है कि जैसे ही उसको इंटरप्ट करें कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज़ को तो लेडी कंसीव कर सके। कंप्लीटली इफेक्टिव, पूरी तरह से इफेक्टिव हो अगेंस्ट प्रेगनेंसी, फेल्योर ना हो उसका। अगर फेल्योर होगा, अपनी तरफ से कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं और अगर उसका फेल्योर रेट हायर होगा तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते भी कॉन्सेप्शन हो जाएगा, तो फेल्योर रेट उसका ऑलमोस्ट नील हो, इफेक्टिव हो। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ, खूब सारे मेथड्स हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या हम लोग डिस्कस कर चुके, टू प्रिवेंट द कॉन्सेप्शन। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, नेचुरल मेथड भी है, प्राकृतिक तरीके भी हैं, ट्रेडिशनल, नेचुरल और ट्रेडिशनल। बैरियर मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इजेक्टेबल, इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेथड। तो ये सारी इसकी कैटेगरीज हैं जिनको आपको समझना है। नेचुरल मेथड, प्राकृतिक तरीके या पारंपरिक तरीके, ट्रेडिशनल का मतलब है पारंपरिक। बैरियर मेथड हैं, बैरियर मेथड क्या होते हैं आगे हम लोग देखेंगे। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जो यूटेराइन के अंदर इंसर्ट कर दी जाएंगी। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, मौखिक गोली जो मुंह से लेने वाली। इंजेक्टेबल, इंजेक्शंस आ गए हैं। इम्प्लांट्स, ये ऐसे हैं इम्प्लांट्स जो अंडर द स्किन
इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, बीज दिए जाते हैं जिसको बोलिए, एंड सर्जिकल मेथड। तो ये सारे के सारे मेथड किसके हैं? कॉन्ट्रासेप्शन के। ठीक है। बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्टिव को हम लोग और एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ऊपर हमने डिफाइन किया था, दीज आर द डिवाइसेस, ये ऐसी युक्तियाँ विच प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। या हम कह सकते हैं व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव? बर्थ कंट्रोल मेजर्स आल्सो नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन। बर्थ कंट्रोल हम करना चाहते हैं, बर्थ कंट्रोल को कॉन्ट्रासेप्शन बोल रहे हैं, और बर्थ कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो बर्थ को हम कंट्रोल कर रहे हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन, और जो कंट्रोल करने के लिए हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं। तो बर्थ कंट्रोल मेजर्स नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन, एंटी कॉन्सेप्शन और फर्टिलिटी कंट्रोल, इतने सारे नाम, इज़ अ मेथड और डिवाइस यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो कॉन्ट्रासेप्शन काउंटर करना कॉन्सेप्शन को, कॉन्सेप्शन का मीन्स कंसीव करना, कंसीव का मीन्स कि लेडी गर्भाधान हो गया, गर्भाधारण ना हो, गर्भ निरोधक गोलियाँ, गर्भ निरोधक इंजेक्शन, गर्भ निरोधक इम्प्लांट्स, सर्टेन तरीके हैं। तो उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचुरल मेथड को पढ़ेंगे, फिर बैरियर को पढ़ेंगे, फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को पढ़ेंगे, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इसी तरह से ये जो यहाँ पे 7 कैटेगरीज हैं उनको हमें पढ़ना है, और ये इम्पॉर्टेंट है। तो समझ गए आप लोग कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसी मेजर्स और ऐसी डिवाइसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन टू अवॉइड प्रेगनेंसी ना हो। ओके, ये जानने के बाद चलिए आगे चलें। कपल प्रोटेक्शन, ये वाली लाइन आप देख लीजिएगा, चाहिए तो यहाँ से आप टीप लीजिएगा मतलब इन द सेंस अपनी एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में इसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं है। कपल प्रोटेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एलिजिबल कपल्स। भाई आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए किसको, कि आजकल आप सुन रहे हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी आने वाला है, कॉन्ट्रासेप्शन अगर आप इसको आप पब्लिक को अवेयर करा रहे हो तो किस ग्रुप को टारगेट करोगे? 10 साल के बच्चे को तो करोगे नहीं ना, 60 साल के बूढ़े को करोगे। तो एलिजिबल कपल का मतलब वही है जो आपका 18 to 45 जो फर्टाइल पीरियड में है। कपल प्रोटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एलिजिबल कपल्स अंडर फैमिली प्लानिंग मेजर्स। अंडर फैमिली प्लानिंग मेजर्स के तहत हम एलिजिबल कपल को उनको गाइड कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव के ये तरीके मार्केट में अवेयर करा रहे हैं। इन इंडिया इट इज़ ओवर 55% एट प्रेजेंट। 55% से ज़्यादा जो एलिजिबल कपल हैं उनको इस चीज़ की कवरेज मिली हुई है, उनको जानकारी है, वो अवेयर है, मार्केट में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कैसे यूज़ किया जा सकता है, क्या है, उनको इस चीज़ की जानकारी है। तो कपल प्रोटेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एलिजिबल कपल अंडर फैमिली प्लानिंग मेजर्स। और फैमिली प्लानिंग मेजर्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि फैमिली प्लानिंग में हमें क्या करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करना है, उसमें हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह भी है, कॉन्सेप्शन वगैरह भी है। चलिए आगे चलें। सबसे पहले नेचुरल मेथड जो हमारा पहला है, नेचुरल मेथड। फर्स्ट नेचुरल मेथड, प्राकृतिक तरीके। दीज आर द मेथड, दे आर द मेथड विच डू नॉट रिक्वायर एनी डिवाइस, मेडिसिन और रिलीजियस सैंक्शन। तो ये इस तरह के तरीके हैं जिसमें हम किसी भी गोली पोली का या किसी भी चीज़ का डिवाइस का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, किसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना हम कोई धार्मिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। नेचुरल मेथड्स आर ऑफ 3 काइंड, 3 तरह के हैं नेचुरल मेथड प्राकृतिक तरीके। सेफ पीरियड, विड्रॉल एंड ब्रेस्ट फीडिंग। सेफ पीरियड जिसको हम लोग रिदम मेथड बोलते हैं, विड्रॉल जिसको क्वाइटस इंटरप्टस बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग जिसको हम लोग लैक्टेशनल एमिनेरिया बोलते हैं। तो सेफ पीरियड पे आइए, रिदम मेथड पे आइए। ओव्यूलेशन अकर्स रफली अबाउट द मिडिल इन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर 28 to 29 डेज़ का है, पिछला लेक्चर मेरा देख लीजिएगा, 14 डे प्रायर टू द नेक्स्ट बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन ओव्यूलेशन होता है। क्या उछल गया? 14 डे प्रायर टू द नेक्स्ट ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन होता है। तो अगर 36 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओव्यूलेशन किस दिन होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 22वें दिन। 36 - 14 कर लीजिए। ये चीज़ याद रखिएगा, भटकिएगा मत, इसी पे सारा कॉन्सेप्ट ये टिका है। तो नेचुरल मेथड आर द 3 काइंड, 3 तरह के हैं, सेफ मेथड, विड्रॉल मेथड एंड ब्रेस्ट मेथड। सेफ मेथड और रिदम मेथड, ओव्यूलेशन अकर्स रफली अबाउट द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर 28 दिन का है तो अप्रॉक्सीमेटली मिडिल में -14 करेंगे, 14 डे आ जाएगा, इसलिए बोला गया है इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्टिलिटी पीरियड इज़ द टाइम व्हेन फर्टिलाइजेशन कैन अकर। फर्टिलिटी पीरियड क्या है? वो पीरियड है जब फर्टिलाइजेशन हो सकता है।
ओवम कैन गेट फर्टिलाइज अप टू द 24 to 36 आवर आफ्टर ओव्यूलेशन। ओवम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वाइबल बना रहेगा 24 से 36 घंटे। अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग द फर्टिलिटी पीरियड विल नेचुरली प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। तो भाई 14th डे मानो ओव्यूलेशन हुआ, तो 16th डे तक अगर स्पर्म इसके साथ मीट कर जाएगा तो कंसीव कर जाएगी लेडी। और अगर 12th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल के 12th डे पे हस्बैंड वाइफ ने सेक्सुअल एक्ट किया है, सेक्स परफॉर्म किया है, तो वाइबल बने रहते हैं मेल स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक फॉर 24 to 40 आवर्स। 24 to 40 आवर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म वाइबल बना रहेगा। अगर उसने 12वें दिन डिंग डोंग किया है तो 14 डे अगर ओव्यूलेशन हुआ तो भी चांस बन जाएगा कि कंसीव कर जाए लेडी। बात समझ में आई? तो ये आपका हो जाएगा फर्टिलिटी पीरियड 12 to 16। तो 2-3 दिन इधर कर लीजिए और 2 दिन इधर कर लीजिए तो फर्टिलिटी पीरियड निकल आएगा। कभी भी आप निकालना चाहें, अगर आपको 36 डे का उसने बताया है मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो फर्टिलिटी पीरियड बताइए। तो सबसे पहले तो इसमें से 14 लेस करिए, इसका मतलब है 22nd डे को ओव्यूलेशन होने जा रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 22nd डे को ओव्यूलेशन होने जा रहा। तो इससे 3-4 दिन पहले आपको फर्टिलिटी पीरियड, अगर 18 डे मानिए उसने सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म किया है बंदे ने, ये 22nd डे पे एक्सपेक्टेड है, ये 20 डे पे भी तो हो सकता है, तो हमको 2 दिन का मार्जिन फ्लक्चुएशन का देना पड़ेगा। 18th डे से लेके 24th डे तक आपका फर्टिलिटी पीरियड हो जाएगा, क्योंकि 22nd डे 24 बल्कि 25 26 कर लीजिए, तो ये 7 डे का रहता है आपका लगभग। अगर जो आप निकालोगे डेट ऑफ ओव्यूलेशन, उससे आपने ले लेने हैं 4 दिन इधर 3 दिन उधर, 7 डे का फर्टिलिटी पीरियड। और देख लीजिएगा जो आपको ऑप्शन हो, जो मोस्ट सूटेबल हो, उस हिसाब से आप चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई फिर से समझो। जो भी आपका एक्स डे दे रखा है उसने ओव्यूलेशन का, उसमें से 14th डे 14 दिन लेस कर दीजिए तो आ जाएगी जो फिगर उस डे पे ओव्यूलेशन होना है। ये एक्स मान लीजिए आपका, सपोज 32 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 18 डे पे ओव्यूलेशन होगा। 18 डे से 4 दिन पहले 14th और 2 दिन बाद 20, तो 14 to 21 डेज जो है ये फर्टिलिटी पीरियड हो जाएगा। कैसे भैया? 18 डे एक्सपेक्टेड है ना, उससे 1-2 दिन पहले भी तो हो सकता है ओव्यूलेशन, फ्लक्चुएट भी तो कर सकता। और ओव्यूलेशन होने से 1-2 दिन पहले हो सकता है उसके मेल पार्टनर ने, हस्बैंड ने सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म किया हो, तो स्पर्म वाइबल बने रहेंगे 2 दिन। तो 14 डे अगर उसने, उन लोगों ने कॉपुलेशन किया है और 16 डे पे ओव्यूलेशन हो गया तो भी चांस बन सकता है कि कंसीव कर जाए लेडी। इसी तरह से 18 डे ओव्यूलेशन हुआ तो 1-2 दिन वो वाइबल बना रहेगा, 20 डे 21 डे तक 1-2 दिन का फ्लक्चुएशन भी रख लीजिए। इस तरह से हम लोग फर्टिलिटी पीरियड निकाल लेते हैं, फर्टाइल पीरियड निकाल लेते हैं। ठीक, क्लियर? तो ये कैसे कैलकुलेट करना ये अब आप समझ गए। तो फर्टिलिटी पीरियड इज द टाइम व्हेन फर्टिलाइजेशन कैन अकर। और फर्टिलाइजेशन क्या? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो वो समय जब मेल और फीमेल गैमीट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आ गए तो फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे, एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। तो फीमेल तो हो, ओवम कैन गेट फर्टिलाइज्ड अप टू द 24 to 36 आवर आफ्टर ओव्यूलेशन। अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग द फर्टिलिटी पीरियड विल नेचुरली प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। तो अगर बंदे को ये पता हो, वो फर्टिलिटी पीरियड का कैलकुलेट कर ले और उससे पहले के जो टाइम है वो आपका हो जाएगा हमारा क्या, सेफ पीरियड, कि उसमें वो एक तरह से कंसीव नहीं कर पाएगी। तो मानिए 28 डे के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं तो 10 to 17 डेज बन जाएगा, क्योंकि 14 डे ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है। 1-2 दिन पहले हो सकता है, 1-2 दिन बाद हो सकता है। तो 10 to 17 डेज वाले जो हो जाएंगे फर्टिलिटी पीरियड। बाकी का समय सेफ पीरियड है कि अगर वो प्रिकॉशंस नहीं लेते, मेजर नहीं भी लेते, तो लीस्ट चांस है कि लेडी कंसीव कर जाए, लेकिन फिर भी मिसकैलकुलेशन हो सकती है। तो हाँ, ध्यान रखने वाली बात है। अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग द फर्टिलिटी पीरियड विल नेचुरली प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। ओव्यूलेशन पीरियड कैन बी नोन एज द बेसल बॉडी टेम्परेचर रेजेज बाय अबाउट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन पीरियड को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जब ओव्यूलेशन होता है उस दौरान लेडी का बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट रेज हो जाता है। पीरियड प्रायर टू ओव्यूलेशन इज सेफ। इट इज़ हाउएवर ऑलवेज बेटर टू अवॉइड सेक्स फ्रॉम द डे 10 to 7 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये बेटर है
कि अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो 10 to 17 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो हैं उसमें सेक्स अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना किया जाए, अगर हस्बैंड वाइफ कपल जो है फैमिली प्लानिंग को टारगेट कर रहा है तो। और उस केस में 10 to 17 डेज याद रखिएगा जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो मियाद है, जो टाइम पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो 28 to 29 डेज है। उस हिसाब से ये आपका फर्टाइल पीरियड है, बाकी डे हमारे सेफ पीरियड है जिसमें वो कंसीव करने के चांस लेस हैं। ओके, चलिए आगे। दूसरा आ रहा विड्रॉल मेथड, क्वाइटस इंटरप्टस। तो इसमें क्या है कि सेक्सुअल एक्ट जब परफॉर्म कर रहा है मेल पार्टनर या हस्बैंड, तो क्लाइमेक्स पे ऑर्गेजम से पहले, इससे पहले कि वो इजैकुलेट करे, पेनिस को अपने विड्रॉ कर लेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। द मेथड इज बेस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन। दिस मेथड हैज़ अ हाई फेल्योर रेट ड्यू टू प्री इजैकुलेटरी इमिशन ऑफ स्पर्म्स। तो इसमें फेल्योर रेट ज़्यादा है, और फेलियर ऑफ विड्रॉल पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, इसमें फेल्योर रेट ज़्यादा है। ऑलमोस्ट ये बड़ा बिल्कुल सिंक्रोनाइज होना चाहिए कि इजैकुलेशन से पहले वो पेनिस को विड्रॉ कर ले, तो इसके फेल्योर रेट होने के चांसेस ज़्यादा है। क्वाइटस इंटरप्टस। अब आ रहा लैक्टेशनल एमिनेरिया, इसको समझ लीजिएगा। लैक्टेशनल एमिनेरिया जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ के बाद, पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ, देयर इज फेज ऑफ एमिनेरिया ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि मेंस्ट्रुएशन सीज हो जाता है जिसको हम एमिनेरिया बोलते हैं। तो पार्चुरेशन के बाद 5, 6, 7, 8, 10 महीने तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। इट इज़ आल्सो फेज ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, और इस दौरान मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी देती है और उसमें लैक्टेटिंग होती है, मतलब मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क सिंथेसिस और मिल्क सिक्रीशन होता है। ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड फुल्ली प्रिवेंट्स कॉन्सेप्शन। ब्रेस्ट फीडिंग जब वो चाइल्ड को दे रही है तो कॉन्सीव नहीं कर सकती, कॉन्सेप्शन प्रिवेंट्स हो जाता है, कॉन्सेप्शन अपने आप प्राकृतिक तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करने लगता है मिल्क प्रोडक्शन। दिस मेथड इज़ हाउएवर इफेक्टिव ओनली अप टू अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो पहले तो ये माना जाता था, और ख़ास तौर पे अपने रूरल एरिया में, ग्रामीण अंचल में इंडियंस के ये माना जाता था कि जब तक लेडी अगर 1-2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे रही तो कंसीव नहीं करेगी। लेकिन अब ये देखा गया है कि वो 6 महीने तक ये डिपेंडेबल है। अगर आप इस पर डिपेंड हो के कि वो लैक्टेटिंग है, ब्रेस्ट फीड दे रही है, और हमें ज़रूरत नहीं, हस्बैंड वाइफ ये सोच रहे हैं कि हम कोई मेजर कॉन्ट्रासेप्शन के इस्तेमाल करें, केवल उसका ब्रेस्ट फीड देना और मिल्क इजेक्ट करना ही ये अपने आप में एक तरह से मेक श्योर कर रहा है कि कंसीव नहीं करेगी। पहले ऐसा माना जाता था, लेकिन अब उसको रिवाइज कर दिया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और ये गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई इस पर डिपेंड होके कर रहा है तो भाई 6 महीने तक ये डिपेंडेबल है। उसके बाद फेल्योर रेट है कि वो ब्रेस्ट फीड दे भी रही हो तब भी हो सकता है कंसीव कर जाए। दिस मेथड इज़ हाउएवर इफेक्टिव ओनली अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ब्रेस्ट फीडिंग डिलेज द रिजम्पशन ऑफ नॉर्मल ओवेरियन साइकिल। अब ये है क्या, इसका मैकेनिज्म क्या है समझ लीजिए। आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है। ब्रेस्ट फीडिंग से हुआ क्या है, जो नॉर्मल ओवेरी में जो सीरीज ऑफ इवेंट हो रहे हैं हम लोग पढ़ चुके। प्रोलिफरेशन होगा, प्रोलिफरेशन के बाद ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन के बाद लुटियल फेज होगा। तो ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं ओवेरियन साइकिल में, और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का जो फ्लक्चुएशन मिल रहा है दिख रहा हमको, by disrupting the pattern of release of GnRH from the hypothalamus and hence LH from the, वो सारा का सारा जो है वो डिले हो जाएगा कि भाई जब लेडी ने पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ दी है तो उसके ओवेरियन साइकिल जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। डिसरप्टिंग द पैटर्न ऑफ रिलीज ऑफ GnRH। GnRH कौन रिलीज करता था, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस किस पे एक्ट करेगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या रिलीज कराएगा, FSH-LH। तो ये सारा का सारा जो हार्मोनल फीडबैक, जो हार्मोनल चेन चल रही है, सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। उस वजह से होगा क्या, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है। प्रोलैक्टिन क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन, और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्या है, ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन हमारा मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है। प्रोलैक्टिन लेडी में बढ़ जाता है बर्थ के बाद, जब चाइल्ड बर्थ होती है, क्योंकि उसको मिल्क सिक्रीट करना है। ये मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है, मिल्क प्रोड्यूस करवा रहा मेमोरी ग्लैंड से। प्रोलैक्टिन, हाई प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिड्यूस लेवल ऑफ GnRH। GnRH का लेवल रिड्यूस हो जाएगा। GnRH का लेवल रिड्यूस होने से
क्या होगा, FSH पे तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये मॉडरेट अमाउंट में बना रहेगा, लेकिन LH बहुत लो चला जाएगा, और LH के लो चले जाने से LH सर्ज नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो FSH हालांकि इतनी मात्रा में बना हुआ है कि वो प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट करवा दे, लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मेंसेस नहीं होंगे। जब ओव्यूलेशन ही नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी कहाँ से हो जाएगी। ये है इसका काम करने का तरीका। रीज़न समझ लीजिए कि जब एक्टिवली लैक्टेटिंग मदर है या लेडी है, वो कंसीव क्यों नहीं कर रही, ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, एंड प्रोलैक्टिन causes the reduction in the GnRH. GnRH secreted by the hypothalamus. GnRH रिड्यूस हुआ तो हमारे इंटीरियर लोब से रिलीज होने वाले गोनेडोट्रोफिन FSH, LH भी रिड्यूस हो गए। हालांकि FSH फिर भी ठीक ठाक अमाउंट में रिलीज होता, LH काफ़ी रिड्यूस हो जाता, और LH के रिड्यूस होने से LH सर्ज आगे चल के नहीं होगा। LH सर्ज नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ये है कारण किसका, एक्टिवली लैक्टेटिंग मदर के कंसीव ना करने का, लैक्टेशनल एमिनेरिया के काम करने का तरीका। मैकेनिज्म क्या है, द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ FSH ड्यूरिंग लैक्टेशन आर सफिशिएंट। देखिए लैक्टेट कर रही है, FSH का लेवल ठीक ठाक है, ड्यूरिंग लैक्टेशन सफिशिएंट इनफ टू इंड्यूस फॉलिकुलर ग्रोथ, इतना है कि फॉलिकुलर ग्रोथ करा देगा। बट द इनएडिक्वेट पल्सेटाइल LH सिग्नल्स, लेकिन LH का जो सर्ज होना था वो नहीं होगा, तो वो इनएडिक्वेट अपर्याप्त है। LH सिग्नल रिजल्ट्स इन अ रिड्यूस स्ट्राइडल प्रोडक्शन बाय दीज फॉलिकल्स। तो LH सर्ज नहीं होने से जो हमारी टर्शरी फॉलिकल और ग्रेफिन फॉलिकल रिलीज करेंगी स्ट्राइडल, उसका भी कंसर्न वो भी कम हो जाएगा, ईस्ट्रोजन भी कम रिलीज होगा। व्हेन फॉलिकल ग्रोथ एंड स्ट्राइडल सिक्रीशन डज इंक्रीज टू नॉर्मल, और जब ये वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आएगा, lactation prevents the generation of a normal pre-ovulatory LH surge and follicular either fail to rupture or become atretic और cystic। हुआ क्या है कि भाई जब LH पल्सेटाइल जो हमारा LH सर्ज नहीं हुआ, उससे क्या होगा, उससे ईस्ट्रोजन भी कम बना रहेगा। ईस्ट्रोजन के कम बने रहने से और LH सर्ज ना होने से अगर ये बन भी गई फॉलिकल्स तो ये रप्चर नहीं होंगी। टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफिन फॉलिकल बन भी गई, रप्चर नहीं होगी। ये कैसी हो जाएगी, एट्रेटिक हो जाएगी या सिस्टिक। तो जिसको कि हम बोले एट्रेटिक का मतलब है कि वो रप्चर नहीं हुई और स्कार फॉर्मेशन टाइप का कर देगी। ग्रेफिन फॉलिकल के रप्चर ना होने से ओवम रिलीज नहीं होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं होगी, तो इस चीज़ का चांस ही नहीं है कि लेडी कंसीव कर जाए। लेडी कंसीव नहीं करेगी जब तक कि वो एक्टिवली लैक्टेटिंग है, जब तक वो सक्रिय रूप से अपने बच्चे को दूध पिला रही है। लेकिन ये अब देखा गया है कि कब तक इफेक्टिव है, अप टू द 6 मंथ्स ओनली, 6 महीने तक। बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं है, फेल्योर भी हो सकता है। ठीक है, जो आपने बात याद रखनी, लैक्टेशनल एमिनेरिया में प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है। थोड़ा सा फ्लो चार्ट समझ लो। प्रोलैक्टिन बढ़ने से ये GnRH का सिक्रीशन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन कम करवा देगा। GnRH के कम होने से FSH LH का सिक्रीशन ये किस पे करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे रिलीज क्या कराता है, FSH LH। तो FH तो फिर भी ठीक ठाक अमाउंट में रिलीज हो रहा है और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट भी कराएगा, लेकिन LH की पल्स जो आनी है, सर्ज नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो कंसीव लेडी नहीं कर सकती। ठीक समझ गए आप। चलिए आगे चले। लैक्टेशनल एमिनेरिया, क्वाइटिस, सब सारी बातें हो गई। अब हम लोग ये देखें, एक दो इसके हम लोग MCQ लगा ले। वाई ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर मदर। ब्रेस्ट फीडिंग में नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्राकृतिक गर्भ निरोधक का काम करती है। डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ FSH बाय पिट्यूटरी ड्यूरिंग लैक्टेशन, डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ LH बाय पिट्यूटरी ड्यूरिंग लैक्टेशन। बी को चूज कर लीजिए। FSH भी डिक्रीज हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ कि फॉलिकल्स के डेवलपमेंट ना हो पाए। तो ये होता है कि LH सर्ज नहीं होती। अब यहाँ देखिए, ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए, दोनों ही दिए हैं। अगर आप इसको ध्यान से सुन के नहीं जाओगे, वहाँ फंस जाओगे आप कि FSH भी कम होता है, लेकिन इतना कम नहीं होता कि वो प्राइमरी फॉलिकल का टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्जन ना करे। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी। ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर मदर बिकॉज ड्यूरिंग लैक्टेशन देयर इज अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ FSH LH बाय द पिट्यूटरी